सो केमिस्ट्री में आज कल जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट 2 को देखते हैं। तो पार्ट 2 में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है जेड से। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे उसके नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है सब समझेंगे। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है ना इक्वल होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन के नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर न्यूट्रल एटम के अंदर, इनके बराबर होता है। अब मान लीजिए एग्जांपल में कह रहा हूं 1H 2He 3Li 4B बेरिलियम 5B बोरॉन 6C कार्बन 7N नाइट्रोजन। तो इनका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऐसे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। और अगर मैं पूछूं आपसे हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2, लिथियम में कितने हो जाएंगे? 3। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप प्रोटॉन के नंबर को देख सकते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन है। देन उसके बाद में इसका तो हमें पता चल गया मास नंबर, मास नंबर को नोट करते हैं किससे? ए से, ए से नोट करें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो मास निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें एटॉमिक मास, अगला टॉपिक जो है आपका एटॉमिक मास का है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है वो आपका जरा आपको समझना है। एटॉमिक मास इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन P प्लस, फिर प्लस लगा के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N0, यानी कि एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे और कितने क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दे, तो आपका एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिएगा 7N15 है, यानी कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। और इसका एटॉमिक मास कितना है? यहां पर खुद ही दे रखा है एटॉमिक मास कितना है इसका। एटॉमिक मास दे रखा है 15। कितना दे रखा है? 15, 15 दे रखा है। अब आपको इसमें न्यूट्रॉन के नंबर बताने हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, कितने न्यूट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, आपको न्यूट्रॉन बताने हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये आपको बताने। क्या बताना है आपको? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स आपको बताने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो। तो एटॉमिक मास कितना है? 15, माइनस क्या कर देंगे? 7। 15 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8, यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में से अगर आप क्या घटा देंगे? एटॉमिक मास, आपको क्या निकालना था? न्यूट्रॉन निकालने थे ना, तो न्यूट्रॉन में से आपने क्या करा? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दिया, तो आपके बचे न्यूट्रॉन। तो 15 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना रह गया? 8। तो आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को बोलते हैं। और एटॉमिक मास क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो एटॉमिक मास बनेगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं आप? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कि आप एटॉमिक मास में से क्या घटा देंगे? एटॉमिक नंबर घटा देंगे। देन आइसोबार एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे। व्हाट आर आइसोबार्स एंड व्हाट आर आइसोटॉप्स। आइसोबार एंड आइसोटॉप्स, पहले आइसोबार देख लेते हैं। आइसोबार आर द एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पर मास तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोबार देख लेंगे आप। आइसोबार, आइसोबार, तो यहां पर जो मास होगा, एटॉमिक मास, वो तो सेम रहेगा, और जो नंबर होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल से बताएंगे आइसोबार को। तो एग्जाम्पल से कैसे बताएंगे आप?
एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका 18 ऑर्गन और एटॉमिक मास मान लीजिए 40, 19 के पोटेशियम एटॉमिक मास 40, 20 सी कैल्शियम एटॉमिक मास 40। तो आप यहां देख सकते हैं इन तीनों में, चाहे ऑर्गन हो, पोटेशियम है, या फिर क्या है कैल्शियम है, तो इन तीनों में ही आपको क्या है कि एटॉमिक मास तो सेम दिखाई दे रहे हैं, एटॉमिक मास तो 40 है, बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको तीनों में डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, 18, 19 और 20। तो जहां पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, बट एटॉमिक मास सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, आइसो बार बोलते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आइसो बार के बाद में जो है यहाँ पर आइसोटॉप्स आता है। वेर इज आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास बदल जाएगा, अपोजिट है, आइसो बार का अपोजिट है। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, आइसो बार के बाद में आइसोटॉप। आइसोटॉप, आइसोटॉप्स को समझेंगे बाबा, आइसोटॉप्स को क्या है, ध्यान से देखेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स में इसने बताया क्या है आपको, पहले इसको ध्यान से समझना है आइसोटॉप्स में कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो यहां पर सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास, क्या चीज, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा, यहां पर अलग अलग हो जाएगा। ये आइसोटॉप है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, यानी कि हाइड्रोजन 3 रूप में पाया जाता है। जैसे कि पहले ये बताया गया था ना कि एक पुरानी डेफिनेशन में बताया गया था कि एटम ऐसा होता है जिसके अंदर ऑल एटम्स, एलिमेंट के अंदर ऑल एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट है, मान लो पहले बताया गया कि हाइड्रोजन एक एटम है, एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम होंगे सारे एक जैसे होंगे। बाद में बताया गया नहीं नहीं, आइसोटोप नाम का भी कॉन्सेप्ट है, सारे एटम एक जैसे नहीं होते, कुछ एटम अलग अलग भी होते हैं एक एलिमेंट के अंदर। एक ही एलिमेंट के अंदर कुछ एटम क्या भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, तो इसमें 3 आइसोटॉप्स क्या है, जैसे ये 1H1 1H2 कॉमा लगा के क्या हो जाएगा 1H3। तो 1H1 का नाम क्या है, यहां पर ध्यान से देख लेंगे, प्रोटियम। क्या है भाई, प्रोटियम, प्रोटियम है। फिर 1H2 का क्या नाम है यहां पर, ड्यूटीरियम। और 1H3 का क्या नाम है यहां पर, ट्राइटियम, ट्राइटियम। पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा मात्रा में है हाइड्रोजन, मतलब अगर इसकी परसेंटेज देखें हाइड्रोजन की 98% के आसपास है, ये 1.75% के आसपास होता है, और रिमेनिंग में ये है, रिमेनिंग 100 में से यानी कि जो कुछ बचा वो ये होगा। तो सबसे कम मात्रा में ट्राइटियम है, और ये सबसे कम मात्रा में होने का मतलब ये है इसका कि इसका इस्तेमाल जो है एटॉमिक बॉम्ब वगैरह जैसी चीजें बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन में किया जाता है, जो नाभिकीय भट्टियां होती हैं जिनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, तो बहुत हार्ड सब्सटेंस है। फिर रदरफोर्ड का मॉडल है यहाँ पर, रदरफोर्ड कौन सा मॉडल है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। एक बार जरा इसको ध्यान से समझेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या करा कि एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि एक ऐसी चीज ली जिससे अल्फा पार्टिकल निकले, क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल होके निकलेंगे। देन उसके बाद में यहां पर एक गोल्ड की फॉयल रख दी, सोने की एक पतली पन्नी रख दी है, गोल्ड की पतली सी लेयर वाली, और इसके चारों ओर जो है ना एक लेयर रख दी है जिंक सल्फाइड की, किसकी, जिंक सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड की फिल्म रख दी है यहाँ पर, स्क्रीन मान लीजिए, फिल्म मान लीजिए। तो यहां से जब इसकी बौछार की गई है इस पे, अल्फा सोर्स के अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पर बौछार की गई, अल्फा पार्टिकल्स डाले गए, अल्फा पार्टिकल,
तो जैसे ही यहाँ पर अल्फा पार्टिकल डाले गए तो कुछ पार्टिकल्स तो इसमें से जो है ऐसे स्कैटरिंग होने के बाद सीधे चले गए डायरेक्ट, कुछ पार्टिकल हल्के फुल्के क्या हो गए इसमें स्कैटर हो गए, इधर उधर हो गए, कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे बिल्कुल ड्रॉबैक में ऐसे आ गए, ठीक है नहीं, और कुछ पार्टिकल वापस भी गए, कुछ पार्टिकल क्या भी गए, वापस भी गए। तो इससे जो है रदरफोर्ड के स्कैटरिंग मॉडल से क्या पता चला, क्या क्या चीजें पता चली, इसने बताया कि ज्यादातर, इसका कंक्लूजन क्या निकाला इसने एक तरीके से इसके बारे में, कि बताया इसने कि भाई इससे मुझे ये पता चला कि ये यहाँ पर गोल्ड की फॉयल है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए गोल्ड फॉयल ना, गोल्ड की फॉयल है, गोल्ड फॉयल, फॉयल मतलब पन्नी के जैसा पतला बिल्कुल। तो इससे चार पांच चीजें उसने बताई, उसका जो एक्सप्लेनेशन रहा रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन, उसने इस मॉडल के आधार पर क्या बताया, इस मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया नंबर एक पहला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम आर एम्प्टी, कि एटम का ज्यादातर हिस्सा, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली पड़ा हुआ है। बिकॉज क्यों पड़ा हुआ है, बिकॉज ज्यादातर पार्टिकल इससे निकल के गुजर गए, ठीक है ना, ज्यादातर पार्टिकल इससे क्या हो गए, गुजर गए, बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास आउट फ्रॉम फॉयल, फॉयल से ज्यादातर पार्टिकल निकल गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया, सेकंड पॉइंट इसने क्या ऑब्जर्व करा और क्या बताया, सेकंड पॉइंट बताया कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो स्कैटर हो गए, इधर उधर हो गए, स्कैटरिंग हुई नहीं हुई, एक एंगल पे, खास एंगल पर देख लो, एक खास एंगल पे जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक एंगल पे जाते जाए ना, तो सम पार्टिकल स्कैटर, सम पार्टिकल, पार्टिकल किसके थे, अल्फा पार्टिकल थे, सम पार्टिकल स्कैटर एट एंगल, किस पे स्कैटर हो गए, एट एंगल, एंगल पे स्कैटर हो गए। तो इससे पता चला इसको क्या, कि इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सो एटम हैज सेंटर न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस है, सेंटर न्यूक्लियस। तो इसने बताया एटम के अंदर एक सेंटर न्यूक्लियस है, एटम के बीच में न्यूक्लियस मिलेगा विद पॉजिटिव चार्ज, कैसे चार्ज के साथ में, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एटम में जो न्यूक्लियस है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। और कुछ पार्टिकल ने ड्रॉ बैक कर लिया, वापस उसी डायरेक्शन में आके जहां से चले थे, सम पार्टिकल ड्रॉ बैक इन सेम डायरेक्शन, सम अल्फा पार्टिकल ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल ने क्या कर लिया, ड्रॉ बैक कर लिया सेम डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन। तो उससे पता चला कि शेल में उनके एटम है, यानी कि इसका बताने का मतलब ये रहा कि ऐसे मान लीजिए एटम के अंदर जो है ना एक तो न्यूक्लियस होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं पी प्लस, वे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं N0। तो प्रोटॉन को प्लस से दिखा देंगे, न्यूट्रॉन को किससे दिखा देंगे, जीरो से। फिर इसके बाहर अनलिमिटेड शेल्स होते हैं, अनलिमिटेड ये संख्या जिनकी कोई संख्या ना हो, अनलिमिटेड शेल होते हैं, क्या होते हैं, अनलिमिटेड शेल, अनलिमिटेड शेल्स होते हैं। तो इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वो इनमें इलेक्ट्रॉन, ई माइनस क्या होते हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनमें घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो उसने ये बताया कि जो सेंटर है वहां तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन होगा, और जो शेल होंगे क्या होंगे, शेल होंगे, उन शेल में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेंगे उनमें, इलेक्ट्रॉन, और वो भी रिवॉल्व करते हुए, क्या करते हुए, रिवॉल्व, घूमते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, क्या कमियां रहेगी, हर किसी में कमी तो है, तो हर किसी में कमी है, इसकी भी कमी है कुछ। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द नेचर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर नहीं बता पाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी नेचर कैसी है। दूसरा पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्लैनेटरी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के चारों लगातार, बिना थके बिना रुके, वो क्यों काट रहे हैं वो नहीं बता पाया।
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टी, नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ओर खींचने की पावर भी होती है, उसके प्रति भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिखाती है, और मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रति भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिखाती है। तो ना तो ये बता पाया कि करंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ये बता पाया कि मैग्नेट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिक्स एज द होल, ना ये बता पाया क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है नहीं, क्या उसके शेप क्या है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कहां पर वो पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां पर नहीं, ठीक है नहीं, ये सब चीजें वो नहीं बता पाया, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बता पाया। और ये नहीं बता पाया कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो घूमते हुए वो अपनी एनर्जी अगर खर्च कर रहा है तो कभी तो उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी पूरी तरीके से, वो घूम के किसमें गिर जाएगा, थक के प्रोटॉन के अंदर गिर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और क्योंकि इसमें माइनस का चार्ज है और अंदर क्या चार्ज है, प्लस का चार्ज है, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा, और खत्म करने की वजह से पूरा पूरा एटम का स्थिति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये नहीं बता पाया, जबकि बाद में फिर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन घूमता जरूर है लेकिन बिना एनर्जी खर्च किए। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो कहीं पे, तो आपकी एनर्जी थोड़ी लग रही है, गाड़ी की लग रही है। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर होता है शेल के अंदर परमानेंट किसी फिक्स शेल में होता है, तो उनमें होता है जिनका मल्टीप्लेक्शन h/2 होता है मोमेंटम, यानी कि फिर घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिना एनर्जी को खर्च के घूमता रहेगा ताउम्र पूरी जिंदगी, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें बता नहीं पाया। फिर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ पर अगर आप समझे कि वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों चीज आती है। विजिबल लाइट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम डिटेक्टेड बाय आवर आइज, जो विजिबल लाइट है, जो रोशनी हमें दिखाई दे रही है, वो स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे जाता है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंक्लूड है रेडियो वेव्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स भी हैं, माइक्रोवेव देखा होगा जो माइक्रो ओवन वगैरह आता है जिनमें खाना वगैरह गर्म हो जाता है। रेडियो वेव्स जैसे कि ट्रांसमीटर में यूज होती है, ट्रांसमीटर समझ गए ना, रेडियो जो पहले जमाने में सुनते थे आप, वो एक्स रेज भी है, आपने देखी होगी एक्स रेज भी, जिनसे एक्सरे होता है, हड्डी वगैरह चेक करते हैं कि टूटी नहीं टूटी, इन सभी में ही से ये सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही आती है। डेस्क्राइब एज वेव ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, ये डिस्क्राइब करती है वेव ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर भी, किसके अंदर, स्पेस, स्पेस समझ गए, हाँ जहां पर ग्रेविटी नहीं, स्पेस। देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो नाम में ही है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी से बना होगा, किससे बना होगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से बना होगा, इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक किससे बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड से, किससे बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि जब किसी चीज में दोनों तरह के फील्ड जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी, जब दोनों तरह के फील्ड जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तब दोनों मिलकर बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग वेव बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड की अलग वेव बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या बन रही है, अलग वेव बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग वेव है, मैग्नेटिक फील्ड की अलग वेव है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव थी और ये वाली किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। ओके, तो दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर द वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की वेव नेचर है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें लाइट को ही समझना है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट को सबसे पहले दो साइंटिस्ट हुए, एक तो आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो एक पार्टिकल की तरह होती है, किसकी तरह होती है, पार्टिकल की तरह होती है। लाइट इज ए पार्टिकल, लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, कह रहे लाइट तो बिहेव करती है किसकी तरह, पार्टिकल की तरह, कणों की तरह बिहेव करती है, ठीक है, उन्होंने बताया। इन्हीं के दौर में एक और साइंटिस्ट, ठीक है, मैक्सवेल, कौन हुए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि इसका बिहेव जो होता है ना लाइट का, या लाइट जो होती है, लाइट इज एक्चुअली वेव। उन्होंने बताया कि लाइट जो है वेव होती है, तरंगों के रूप में होती है। तो इनमें फाइट हो गई इसी बात को लेके, लड़ाई बच गई, काफी लड़ाई होने के बाद में सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा था। ये बता रहे कि पार्टिकल है, ये बता रहे कि वेव है।
हालांकि ज्यादातर साइंटिस्ट इनकी तरफ हो लिया, आइंस्टीन बड़े साइंटिस्ट थे टाइम पे, फिर एक और साइंटिस्ट आए लड़ाई छुड़वाने के लिए। ऐसे में काल्पनिक बात बता रहा हूँ, कभी सोचो कि सच में डुक्कम डाकी हो गई होगी, लड़ाई ज्यादा बढ़ गई होगी, किस तरह लड़ रहे होंगे, इमेजिन करना शुरू कर दिया होगा आइंस्टीन किस तरह लड़े होंगे मैक्सवेल से। नहीं, बस वैसे ही बहस में मिसाई हो गई होगी। डी ब्रॉगली, ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि भैया लाइट जो है ना, उसका जो नेचर है वो डुअल नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? डुअल नेचर। लाइट की डुअल नेचर होती है, यानी कि लाइट की दो नेचर होती है। लाइट एक्चुअली ए पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल है बट बिहेव लाइक ए वेव। लाइट है तो पार्टिकल, लेकिन बिहेव करती है वेव की तरह। पार्टिकल है लेकिन चलेगी वेव की तरह। ऐसे मान लो जैसे पार्टिकल है लाइट, तो तुम्हें वेव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पार्टिकल से, लेकिन कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वेव की तरह। तो है पार्टिकल लेकिन चल कैसे रहा है? वेव की तरह चल रहा है। तो इसका डुअल नेचर हो गया। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया? ये आपका पार्टिकल भी हो गया, पार्टिकल भी हो गया, और प्लस क्या भी हो गया? वेव भी हो गया। पार्टिकल प्लस वेव, दोनों का नेचर दिखा रहे। तो लाइट के बारे में पता चल गया आपको, लाइट क्या है। फिर है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी है प्लांक, हायर टी शॉर्टर लैम्डा हायर ई मैक्सिमम कुड नॉट एक्सप्लेन विच क्लासिकल फिजिक्स में। यहाँ पर देखो इन्होंने जो है ना वेवलेंथ दिखाई है, रिलेटिविटी इंटेंसिटी दिखाई है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी ना उनकी वो दिखाई है कि उनका कौन सा एरिया विजिबल होगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई दे जाएगा। तो अगर मान लीजिए वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की है 400 नैनोमीटर से लगा के लगभग 400, फिर 600, और ये कितनी बैठ जाएगी? 700। तो 400 से लगा के कितनी है? 700 नैनोमीटर की अगर वेवलेंथ आ रही है, क्या आ रही है? वेवलेंथ आ रही है, तो ये विजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिबल। विजिबल मतलब ये हमें दिखाई दे जाएगा। इतना एरिया जो है विजिबल है, ये दिखाई दे जाता है आंखों से, बाकी विजिबल नहीं होती, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? तो इन 1900 मैक्स प्लांक स्टडीड ब्लैक बॉडी। तो 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी की जो है ना क्या की स्टडी की, रेडिएशन, एंड रियलाइज दैट, और इन्होंने एहसास किया, एक्सप्लेन द एनर्जी स्पेक्ट्रम हैड टू एसेस दैट। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और वो क्या देखा? एनर्जी इज क्वांटाइज। इन्होंने कहा ऊर्जा क्वांटाइज होती है। लाइट हैज पार्टिकल करेक्टर, और लाइट के जो नेचर है या करेक्टर है वो किसकी तरह होता है? पार्टिकल की तरह होता है। और प्लांक ने अपनी एक इक्वेशन दे दी, E इक्वल्स टू एच न्यू। क्या दिया है? E इक्वल्स टू एच न्यू। तो यानी कि फोटोन की एनर्जी भी है, एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं इसको, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा। तो कितनी है फोटोन की ऊर्जा? E इक्वल्स टू एच न्यू। जब यहाँ पर आप न्यू की वैल्यू रखते हैं तो न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू एच सी अपॉन क्या हो जाएगा? लेमडा। यहाँ पर एच जो है ये प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये वैल्यू फिक्स रहती है आपकी। फिर उसके बाद में वेव नेचर ऑफ लाइट, ये मैंने आपको बताई थी कि फोर्थ वेरिएबल लाइट ऑफ वेलोसिटी, ऑल लाइट हैज द सेम स्पीड इन ए वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट सेम ही रहती है, लगभग सी इक्वल्स होता है 2.99 इतना इंटू 10⁻8। तो लगभग इक्वल में मान सकते हैं आप इसको 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इतना याद ना करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की, दोनों की। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, दोनों की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट निकल कर आ जाएगी। द वेव नेचर ऑफ लाइट, ये मैंने बताई दिया कि लाइट की नेचर किसी तरह भी होती है, वेव की तरह भी होती है, जो किसने डिस्क्राइब करी थी? मैक्सवेल ने। सो इट्स ऑल अबाउट इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। इस पार्ट में हमने इतना ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का जल्द ही जो है अपलोड कर देगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों तक, क्योंकि हमारी सभी वीडियो पूरा कंप्लीट कोर्स नीट एग्जाम के लिए या 11th एंड 12th क्लासेस के लिए, जो बच्चे CBSE बोर्ड से या ICSE बोर्ड से, उनके लिए कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल रहेगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और फाइनली थैंक यू दोस्तों।